हेलो एवरीवन। जैसे कि हम साइंस में बायो के अंतर्गत अपना टॉपिक पढ़ रहे थे डाइजेशन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था, पाचन तंत्र में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। कल हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो हमारे शरीर में टूट रहा है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, तो बेटा इनके डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। बॉडी में मेन जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का होता है। हमने देखा था कि बेटा हमारे मुंह के अंदर, जिसको बोलते हो साइंस की भाषा में बकल कैविटी, बकल कैविटी में हमने देखा था क्या टूटता है बेटा, आपका कार्बोहाइड्रेट टूटता है। क्या टूटता है मेरा बच्चा? कार्बोहाइड्रेट टूटता है। कितना टूट जाता है? 90% कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में उसे सेल डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है और सेल को जरूरी है कि सेल यूज करे उससे, तो इसलिए हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और कितना कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है? 90% कार्बोहाइड्रेट मुंह के अंदर टूट जाता है। इसे कौन तोड़ता है? इसे बेटा हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकला हुआ सलाइवा जूस तोड़ता है। और सलाइवा जूस में बेटा हमने 2 एंजाइम बताए थे, एक बताया था टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है उसे मार देता है। और इसे बेटा किसने तोड़ा था? इसे तोड़ने वाला था बेटा टाइलिन। कौन सा बेटा हमारा जूस था? टाइलिन था। यहां पे पी हमारा साइलेंट रहेगा, तो याद रखिएगा। बकल कैविटी के अंदर हमने देखा बेटा कि कार्बोहाइड्रेट को सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा जूस, जिसमें टाइलिन नाम का एक केमिकल होता है, वो क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को 90% तोड़ रहा है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो खाने में है उसका 90% टूट चुका है और 10% अभी भी रिमेनिंग है जो आगे टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन शुरू हो गया हमारे बॉडी में। दूसरा टारगेट प्रोटीन होता है। हमने बेटा देखा था जो प्रोटीन होता है बेटा, प्रोटीन को कहां पे टारगेट किया जाता है? स्टमक के अंदर। हमने देखा था कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चा? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस निकलता है और उस गैस्ट्रिक जूस में बेटा क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है मेरा बच्चा? HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिनोजेन होता है और क्या होता है बेटा प्रोरेनिन। और जैसा कि हमने कल बात की थी, जो HCl होता है ये खाने के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, मदद करता है, ये खाने का डाइजेशन नहीं करता है। यहां पे जिस प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में हम तोड़ने वाले हैं, वहां पे आप देखोगे ये 2 तोड़ते हैं। जो प्रोरेनिन है स्पेशल मिल्क प्रोटीन होता है। तो यहां पे HCl क्या करेगा? पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन के साथ मिक्स हो जाएगा और जैसे ही इनके साथ मिक्स होगा तुरंत बेटा ये एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं तब ये इनएक्टिव फॉर्म में है और इनमें जैसे ही HCl मिलता है तुरंत ये एक्टिव होते हैं और प्रोटीन्स को आपके प्रोटीन को क्या करते हैं बेटा? ये तोड़ देते हैं पेप्टाइड और पेप्टॉन्स में। किसमें तोड़ देते हैं? पेप्टाइड और पेप्टॉन्स में तोड़ देते हैं प्रोटीन को। और यहां पे लमसम प्रोटीन का आप देखोगे 70 से 75% प्रोटीन आपका टूट जाता है। 70 से 75% प्रोटीन आपका स्टमक के अंदर टूट जाता है और रिमेनिंग बेटा कितना बचता है? रिमेनिंग बचता है 20 से 25%। ठीक है, यहां आप देखोगे 20 से 25% रिमेनिंग बचता है, जो अभी भी टूटा नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि 70 से 75% जो ये आपका टूट चुका है। फिर उसके बाद हम टारगेट हमारे बॉडी में जो एक्शन होगा वो फैट के खिलाफ होगा। फैट के लिए एक्शन बेटा कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप देखोगे लीवर से जूस आता है जिसे आप बाइल जूस बोलते हो, और बाइल जूस से आप देखोगे जो फैट है, आपने देखा था कि 90% तक टूट जाता है और रिमेनिंग कितना रह जाता है बेटा? रिमेनिंग रह जाता है 10%। अब आप देखोगे प्रोटीन जो स्टमक में 20 से 25% नहीं टूटा है, बकल कैविटी में आप देखोगे जो 10% आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटा है और फैट जो बाइल जूस जो आ रहा है लीवर से वो सिर्फ 90% तोड़ पा रहा है, अभी भी 10% जो बाकी है। अब ये जो बचा हुआ इतना है, क्या इसे बॉडी बाहर जाने देगी? बिल्कुल बाहर इसे नहीं जाने देगी बॉडी, याद रखिएगा। अब इसे भी तोड़ा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, जहां फैट टूट रहा है वहीं पे इन्हें तोड़ा जाएगा। अब यहां पे एक तरफ तो जूस कहां से आ रहा है? लीवर से आ रहा है।
अब एक जूस आपका आएगा पेनक्रियास से, जिसको पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। उसमें पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज बेटा आपके इस बचे हुए 10% कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के रख देगा। फिर एक होता है आपका लाइपेज आता है। लाइपेज इसको तोड़ देता है। लाइपेज किसको तोड़ देता है? इसको तोड़ देता है। टायसिन जो आता है वो प्रोटीन को तोड़ देता है। और इस तरह आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट भी टूट जाता है। और विटामिन, मिनरल, वाटर तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। कल हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो याद रखिएगा कि किस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का जो डाइजेशन है वो हो रहा है। हमें पता भी होना चाहिए डाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटा बहुत ही लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं और हमारे इस बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कौन देता है? सेल देता है। ये सेल एनर्जी बनाएगा कैसे? तो ऑब्वियस सी बात है, जो खाने में न्यूट्रिशन है उनसे एनर्जी बनाएगा, है ना? है ना? कल तो हमने बेटा क्या देखा था? सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 ऑर्गन देखे थे। एक हमारा बकल कैविटी था, दूसरा हमारा इसोफेगस था, तीसरा हमारा स्टमक था, चौथा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था, छोटी आंत, चौथा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत था। आज हर हम जो हमारा ऑर्गन है उसे आज तोड़ेंगे और देखेंगे उसके अंदर से कैसा क्वेश्चन बनने वाला है। तो बेटा याद रखिएगा, आज हम किसे किसे तोड़ने वाले हैं? आज हम बकल कैविटी, किसे बेटा? बकल कैविटी, जिसे आप बोलते हो मुख गुहा। क्या बोलते हो मेरा बच्चा? मुख गुहा। दूसरा बेटा आता है आपका इसोफेगस। ये आ रहा है, इतना आ रहा है? इसोफेगस क्या आता है? इसोफेगस आता है। इसे आप बेटा क्या बोलते हो? फूड पाइप, यह वाला खाना। फिर आपका जो तीसरा आता है, तीसरा बेटा स्टमक आता है। तीसरा क्या आता है? स्टमक आ जाता है। चौथा हमारा है, चौथा हमारा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बेटा आप क्या बोलते हो? छोटी आंत। आज हर इस बॉडी पार्ट को हम तोड़ेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। फिर हमारा पांचवा आ गया। क्या आ गया? पांचवा आ गया। पांचवे में बेटा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। आज हम इन 5 जो ऑर्गन्स हैं इनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं बकल कैविटी से। किससे स्टार्ट करने वाले हैं? बकल कैविटी से। अब बकल कैविटी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए टीथ का कॉन्सेप्ट। टीथ के बाद हम टंग को देखेंगे। टंग के बाद बेटा हम ग्लैंड को देखेंगे। टंग के बाद हम किसको देखेंगे? ग्लैंड। और ग्लैंड जो है पिछले उसमें हमने जो पढ़ा था वो ग्लैंड से ही पढ़ा था। मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड देखा था, जहां से सलाइवा निकल रहा है, सलाइवरी जूस निकल रहा था। पेट के अंदर हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड देखा था। ग्लैंड क्या होता है? ग्रंथियां होती है जहां से किसी तरह का केमिकल सिक्रीट होता है और रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। ग्लैंड मतलब एक ऐसी ग्रंथि, एक ऐसा बॉडी का ऑर्गन जहां से किसी तरह का बेटा जूस निकल रहा है, किसी तरह का केमिकल निकल रहा है और वो बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं बेटा, जो डाइजेशन होता है ये फिजियोकेमिकल रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? फिजियोकेमिकल रिएक्शन। फिजियो मतलब आप देखोगे डाइजेशन में आपके दांत पार्टिसिपेट करते हैं, वो से तोड़ते हैं ना कच्चा कच्चा छोटे पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस होता है। फिर केमिकल जो आप देख रहे हो, मुंह के अंदर हमने देखा बेटा कार्बोहाइड्रेट को टारगेट किया जाता है। कौन टारगेट करता है? कौन तोड़ता है? केमिकल तोड़ता है ना, जो हमारा टाइलिन है। पेट के अंदर हमने देखा प्रोटीन को कौन तोड़ रहा है? पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन। HCl इनको एक्टिव कर रहा है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बना रहा है, प्रोरेनिन को रेनिन बना रहा है और वो प्रोटीन को तोड़ रहे हैं। तो यानी कि गैस्ट्रिक जूस क्या है? एक केमिकल ही तो है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल रहा है। लिवर भी क्या है? सबसे बड़ी जो हम बात करते हैं ग्लैंड की बात करते हैं, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? लिवर ही तो ग्लैंड है हमारा। और लिवर भी क्या करता है? एक तरह का केमिकल सिक्रीट करता है जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं। तो लिवर ही हमारा क्या हो गया बेटा? ग्लैंड हो गया। पेनक्रियास भी बेटा हमारा क्या है? एक तरह का ग्लैंड है।
पैनक्रियाज भी मात्र एक ग्लैंड है, क्योंकि वहां से क्या निकल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है। तो ये हमारा ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो यहां पे जैसा कि हमारा ग्लैंड हो गया है, तो ग्लैंड में इतना हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, जो चीज हो चुकी है हमारे पार्ट 1 में। अब यहां पे मेन हम जो फोकस करने वाले बेटा टीथ और टंग को फोकस करने वाले हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं बकल कैविटी से। तो बेटा टीथ को अगर आप बात करने जा रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे दो जबड़े, एक ऊपर और एक नीचे। टीथ कहां लगे हुए, जबड़ों में लगे हुए ना। तो याद रखिएगा जो अपर हमारा जॉ है, क्या मेरा बच्चा, अपर जॉ, और दूसरा बेटा हमारा होता है लोअर जॉ। अपर जॉ को हम बेटा क्या बोलते हैं, अपर जॉ को हम बोलते हैं मैक्सिलियरी जॉ। कौन सा जॉ बोलते हैं, मैक्सिलियरी जॉ। लोअर जॉ को हम बेटा बोलते हैं मैंडिबल जॉ। कौन सा जॉ बोलते हैं, मैंडिबल जॉ। याद रखिएगा जो ऊपर वाला मैक्सिलरी जॉ है ये बेटा कैसा होता है, ये नॉट मूवेबल होता है। ये कैसा होता है, नॉट मूवेबल। आप देखिएगा जो आपके जबड़े हैं इनमें से ये ऊपर वाला है ये मूव नहीं करता, हमेशा कौन मूव करेगा, नीचे वाला। ये वाला मूव नहीं करता, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी बोलते हैं। और नीचे वाले को जो मूव करता है इसे बेटा क्या बोलते हैं, मैंडिबल जॉ। अपर जॉ मैक्सिलरी, नीचे जॉ, नीचे वाला जॉ मैंडिबल जॉ। ऊपर वाला जो मैक्सिलरी है नॉट मूवेबल, नीचे वाला मैंडिबल, मैंडिबल इज मूवेबल। अब हमारा बेटा क्वेश्चन कैसा बनेगा, अब हमारे पास हमें याद रखना है बेटा टीथ के फॉर्म में आप सबसे पहले आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ टीथ। क्या बेटा, टाइप्स ऑफ टीथ। याद रखिएगा टाइप्स ऑफ टीथ में हमारे पास बेटा 4 तरह के टीथ होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ में बेटा याद रखिएगा हमारे पास 4 तरह के टीथ होते हैं। पहला होता है बेटा इंसीजर। इंसीजर नाम से ही समझ में आ रहा है, सीजर यानी कटिंग। फिर बेटा होता है हमारा कैनाइन। फिर बेटा हमारा होता है प्रीमोलर। फिर हमारा बेटा होता है मोलर। इंसीजर का काम क्या होता है, ये तो 4 तरह के बेटा हमारे टीथ हो गए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और यही सीरीज होती है हमारे दांतों की, इंसीजर, आगे वाले इंसीजर। फिर साइड में जो आपने ड्रैकुला वगैरह को देखा होगा जिनके 2 दांत निकले होते हैं वो हमारा कैनाइन होता है बेटा। प्रीमोलर, मोलर सबसे पीछे वाले। तो इंसीजर का बेटा मेरा बच्चा क्या काम होता है, कटिंग वाला। आपने देखा होगा आप जब कोई चीज बाइट करते हो या काटते हो, अगर चॉकलेट कोई खाने को देगा तो आप आगे वाले दांत से काटोगे, तो कटिंग हो गया। अगर कोई आपको कोई पैकेट फाड़ने को दे रहा है तो आपने हमेशा देखा होगा साइड से फाड़ते हो। तो ये जो साइड के दांत से किसी पैकेट को आप फाड़ रहे हो, टीयर कर रहे हो, वही बेटा आपका क्या होता है, कैनाइन होता हो। आपने देखा होगा चिंगम, चिंगम जो चबाते हो किन दांतों से चबाते हो, पीछे वाले दांतों से जिनसे चिंगम चबा रहे हो बेटा वो आपका क्या होता है, प्रीमोलर। इनका काम होता है चीविंग, चबाना। फिर बेटा हमारा होता है मोलर दांत। मोलर दांत का भी यही काम है जो प्रीमोलर का है, चीविंग। बस इसके पास एक एक्स्ट्रा जो इसको काम होता है मेरा बच्चा वो ये होता है कि खाने में जो सलाइवा है, सलाइवा को मिक्स करना। तो याद रखिएगा आगे वाले दांत को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर। सीजर, सीजर का काम क्या होता है, कटिंग। फिर बेटा होता है कैनाइन। क्या बेटा, कैनाइन। कैनाइन का काम होता है टीयरिंग। प्रीमोलर का काम होता है चीविंग, और मोलर का काम होता है चीविंग प्लस मिक्सिंग विथ सलाइवा। चीविंग प्लस मिक्सिंग विथ सलाइवा। आ रहा है इस पे क्लियर, चलो ठीक है। चलिए अब इसके बाद बेटा हम आपको ये दिखाने वाले हैं टीथ से रिलेटेड 2 टर्म्स। एक होता है डाइफायोडोंट, एक होता है मोनोफायोडोंट। बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आता है कि डाइफायोडोंट जो होते हैं हमारे अंदर, डाइफायोडोंट याद रखिएगा
डोंट जो होता है बेटा, ये संबंध रखता है दांत से। अगर डोंट आ रहा है, और स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी। याद रखिएगा, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी, and the one who is a specialist in teeth is called dentist. The study of teeth is called odontology and the one who is specialist in teeth is called dentist. आपने देखा होगा, आप किसके पास जाते हो जब दांत में दर्द या कुछ भी आपको दांत उखवाने हैं, लगवाने हैं, दांत की सफाई, उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, है ना। और उसने जो पढ़ाई की होती है वो ओडेंटोलॉजी की पढ़ाई की होती है, क्योंकि जो दांत के संबंध में जो सारी जानकारी है वो ओडेंटोलॉजी में है। अब यहां पे बेटा हम समझने वाले हैं डाइफायोडोंट क्या होता है, मोनोफायोडोंट क्या होता है। डाइफायोडोंट मतलब मेरा बच्चा होता है ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं। डाइफायोडोंट मतलब ऐसे दांत जो कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। मोनोफायोडोंट मतलब ऐसे दांत जो जीवन में कितने बार आ रहे हैं, 1 बार। अब हमारे माउथ में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं, और माउथ में ऐसे कितने दांत हैं जो 1 बार आते हैं। अब उनको देखते हुए अच्छा अब इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए स्पेस। हाँ, अब हम देखेंगे डाइफायोडोंट। फिर दूसरा हमारा है मोनोफायोडोंट। समझना यह है, एक तो दांत होता है डाइफायोडोंट और दूसरा होता है मोनोफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब जो हमारे जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, और मोनोफायोडोंट जो होते हैं ये हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ 1 बार आते हैं। तो याद रखिएगा, जो डाइफायोडोंट जो हमारे लाइफ में 2 बार आते हैं वो बेटा 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 20 दांत। और मोनोफायोडोंट मतलब जो दांत सिर्फ 1 बार आते हैं वो बेटा कितने होते हैं, 12 दांत। 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं, और 12 दांत ऐसे हैं बेटा जो जीवन में सिर्फ 1 बार आते हैं। और बहुत पूछा जाता है कि डाइफायोडोंट जो होता है, डाइफायोडोंट जो होता है हमारे मुंह में कितने डाइफायोडोंट होते हैं और कितने मोनोफायोडोंट होते हैं। तो डाइफायोडोंट मतलब जो हमारे जीवन में 2 बार आ रहे हैं, 20 दांत। मोनोफायोडोंट मतलब जो 1 बार आ रहा है, यानी 12 दांत। ठीक है। अब यहां से बेटा हम समझते हैं कि जब हम छोटे होते हैं बेटा, अब हम समझेंगे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मुंह में बेटा मिल्क टीथ होता है। क्या होता है, मिल्क टीथ होता है। फिर जब हम बड़े होते हैं तो एडल्ट टीथ। अभी हमने 4 तरह के दांतों की बात की है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो याद रखिएगा, जब आप छोटे थे, मिल्क टीथ मतलब 1 बार गिरेंगे दोबारा उगेंगे। मिल्क टीथ बेटा हमारे कौन से दांत हैं जो 1 बार गिरते हैं फिर दोबारा उगते। तो हमारे पास इंसीजर कितने थे बेटा, जब हम छोटे थे तो हमारे पास इंसीजर बेटा 8 थे। कितने थे हमारे पास जो इंसीजर थे मेरा बच्चा, 8 थे। फिर हम जब बड़े हुए, अभी हम छोटे ही है, ठीक है। इंसीजर हमारे पास कितने थे जब हम छोटे थे, जब हमारे मिल्क टीथ का सेट था पूरा, 8 थे। कैनाइन कितने थे, 4 थे। प्रीमोलर कितने थे, याद रखिएगा प्रीमोलर बच्चा नहीं थे। मोलर कितने हैं हमारे पास, 8। इंसीजर हमारे पास छोटे थे जो आगे वाले, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 थे। कैनाइन 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, जब छोटे थे 4 थे। प्रीमोलर तीसरे नंबर वाले दांत हमारे पास 1 को नहीं थे। मोलर
8 मोलर कितने हमारे पास 8, जिनका काम क्या है चीविंग प्लस मिक्सिंग विद सलाइवा। ये हम छोटे थे तो ये देखो अब हमारे पास कितने दांत हो गए 20 दांत, ये मिल्क वाले टीथ थे। अब हम बेटा जब बड़े हुए हम क्या हुए बड़े हुए, और हमारे पास जब दांत दोबारा सेट में आते हैं और यही 20 जो दांत है बेटा ये दोबारा फिर से आएंगे, ये 20 दांत ही हमारे पास दोबारा फिर से आएंगे, इसलिए बेटा ये हमारे क्या हो गए डाइफायोडोंट हो गए। जब दोबारा आएंगे तो ये 20 तो आएंगे, 12 दांत बेटा एक्स्ट्रा और लेके आएंगे, और जब वो आते हैं तब एडल्ट हो चुके होते हैं हम। तो ये 20 दांत एक बार जब हम छोटे थे तब उगे, फिर गिर गए, फिर जब हम बड़े हुए तो दोबारा फिर ये आ गए गिर करके, तो 2 बार आए। लेकिन जब ये दोबारा आते हैं 20 दांत तो अपने साथ 12 दांत और लेके आते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या हमारा दांत गिरेगा, क्या दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो ये 20 के साथ जब दोबारा साइकिल चलती है 12 दांत हमारे नए आते हैं, ये बेटा मोनोफायोडोंट होते हैं। क्या होते हैं यही दांत हमारे बेटा मोनोफायोडोंट। अब आप देखोगे जब हम बड़े होते हैं इंसीजर 8 दोबारा जब आते हैं बेटा तो ये 8 ही आते हैं। कैनाइन बड़े में भी ये बेटा कितने आते हैं 4 आते हैं। प्रीमोलर जो हमारे पास क्या था एक को नहीं था, अब बेटा जब वो आएगा 8। मोलर 8 थे, अब जब दोबारा आएगा तो 8 तो ये आएंगे, 4 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो कितना हो गया 12। तो यहां पे बेटा हमने ये समझा इंसीजर 8 छोटे थे तब भी 8 थे, बड़े हुए तब भी 8 है। कैनाइन छोटे थे 4 थे, बड़े हुए तब भी 4 है। प्रीमोलर छोटे थे 0 थे, छोटे थे कितने थे 0, और बड़े हुए तो 8 हो गए, बड़े हुए तो 8 हो गए। यानी कि 8 दांत आपके बेटा कौन से हैं जो सिर्फ एक बात आते हैं प्रीमोलर। कौन से बेटा प्रीमोलर हो गया। दूसरा बेटा कौन से हो गए ये मोलर वाले दांत जो छोटे थे तो 8 थे, लेकिन जब बड़े हुए बेटा कितने आ गए 12, यानी 4 एक्स्ट्रा है। 4 हां मोलर। और यही जो 4 दांत आ रहे हैं, ये जो 4 दांत बेटा एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इन्हीं को बेटा हम क्या बोलते हैं विजडम टीथ बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं विजडम टीथ, अकल की दाढ़। यानी कि इन 12 दांत में 8 प्रीमोलर जो बचपन में एक को नहीं थे, और दोबारा जब साइकिल आती है तो ये 8 दांत आ गए। प्लस जब छोटे थे तो मोलर 8 थे, जब बड़े हुए तो मोलर बेटा 12 हो गए, यानी 4 एक्स्ट्रा दांत आ गए। और यही अकल की दाढ़ बेटा क्या होती है अकल की दाढ़, यही अकल की दाढ़ को हम बोलते हैं विजडम टीथ, और प्लस मोलर टीथ। ये हो गया हमारा टीथ का कॉन्सेप्ट। अब टीथ के स्ट्रक्चर को लेके हम बात करते हैं। अच्छा यहां पे एक चीज और देख लेना बेटा, जो मिल्क टीथ होता है, क्या मेरा बच्चा मिल्क टीथ। तो इन मिल्क टीथ को हमने क्या देखा अभी हमने बेटा ये देखा कि ये जो मिल्क टीथ है ये टेम्परेरी टीथ है। कैसे टीथ है बेटा टेम्परेरी, अस्थाई है। क्यों? क्योंकि तो गिरे जा रहे हैं, तो इन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। एडल्ट टीथ जो बेटा हमारा निकलता है इसे हम क्या बोलते हैं परमानेंट टीथ। ये कैसे होते बेटा अस्थाई होते हैं। आपने देखा कि अभी गिर गए और दोबारा आ रहे हैं, यानी उनका साथ जीवन भर का नहीं है। लेकिन इनका साथ बेटा जीवन भर का है। जब ये आ गए तो जीवन भर रहेंगे, और कहीं गलती से गिर गए तो दोबारा नहीं मिलने वाले। तो पूरे जीवन अब आगे इन्हीं से काम चलाना है। लेकिन ये जीवन के पूरे जीवन के संगी नहीं होते, इनको एक बार छोड़कर में जाना है। अब ये बताने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कई बार एग्जाम में धुआं दिखाने के लिए टीडीएफ टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला आ जाता है, पीडीएफ
परमानेंट डेंटल फॉर्मूला आ जाता है। अब टीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है? अब इसको बेटा समझोगे तो यहां आप देखेंगे इस तरह। अभी हमने क्या देखा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जब हम छोटे थे बेटा तो मिल्क टीथ, इंसीजर कितने थे 8, कैनाइन कितने थे 4, प्रीमोलर कितने थे 1 को नहीं, और मोलर कितने थे 8, है ना? सॉरी ये मोलर लिखा हुआ है क्या? मिल्क टीथ, सॉरी ये क्या है, मिल्क टीथ। जब वही हम बड़े हुए यानी कि हमारा एडल्ट टीथ, ये 8 थे 8 रहे, दोबारा आए तो ये 4 आए। प्रीमोलर जो हम छोटे थे तो 1 को नहीं थे, जब बड़े हुए तो कितने हो गए बेटा? ये हमारे आए 8। मोलर कितने आए? 8 तो आए प्लस 12 आ गए। ये हमारे बेटा क्या थे 20 थे, और ये हमारे क्या थे 32 थे। यहां पे हमने देखा कोई बढ़ोतरी नहीं, यहां पे हमने देखा कोई बढ़ोतरी नहीं, 0 बढ़ोतरी, यहां पे 0 की बढ़ोतरी। यहां पे बेटा देखा 8 की बढ़ोतरी। प्रीमोलर छोटे में 1 को नहीं थे, बड़े में 8 हो गए। मोलर छोटे में 8 थे, बड़े में होकर के 12 हो गए, यानी कि यहां पे कितनी बढ़ोतरी हो गई 4 की। तो यानी 20 और 32 के बीच में जो 12 दांत है, जो एक्स्ट्रा 12 दांत आ रहे हैं, जो हमारे मोनोफाइकोडोंट है, ये 20 में बाद में बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट याद रखना। इनमें से 8 दांत आपका बेटा क्या होता है, 8 दांत आपका प्रीमोलर होता है, जो छोटे में बिल्कुल भी नहीं होता है, और 4 दांत होता है आपका मोलर, जिसको आप बेटा क्या करते हो, मोलर, एम से मोलर आ रहा है, एम इंडिकेट मोलर को कर रहा है, एम को उल्टा कर दोगे डब्ल्यू बन जाएगा, डब्ल्यू से विजडम टीथ होता है। अब यहां से बेटा हम निकाल रहे हैं टीडीएफ। क्या निकाल रहे हैं? टीडीएफ। फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं टीडीएफ, यानी टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला। क्या? टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला। ये हमारा 8 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 1 तो है ही नहीं, ये हमारा 8 है। अगर आप मुंह को 4 भाग में डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, फिर ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है? तो यहां आप देखोगे इंसीजर, किसको देखेंगे बेटा? इंसीजर को देखेंगे। जब हम इंसीजर को देखेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि इधर के साइड हमारे इंसीजर कितने हुए। ये अगर इतना हिस्सा ऊपर वाले हिस्से में ऐसे देखेंगे तो यहां कितना इंसीजर हुआ? 2 हुआ, 2 इधर हुआ, 2 इधर हुआ, और 2 इधर हुआ। ये हो गया इंसीजर। देखो 2 2 2 2 4 इंसीजर हमारे पास कितने हैं मिल्क टीथ में? 8 हैं। तो ये 2 2 2 2 ऐसे ही 2 होंगे, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, और 2 यहां हो गए, आगे वाले 2, 2 ये वाले दांत हो गए, 2 ये वाले दांत हो गए, 2 ये वाले दांत हो गए। कैनाइन टोटल 4, यानी कि एक कैनाइन पेना सा दांत यहां होता है, लो भाई, एक यहां होता है, लो भाई, एक भाई यहां होता है, लो भाई, एक यहां होता है, लो भाई। प्रीमोलर 0, तो लो भाई 0 0 और 0। मोलर 8, यानी कि 2 यहां आ गए, लो भाई, 2 यहां आ गए, लो, 2 यहां आ गए, लो, 2 यहां आ गए, तो लो। ये आई हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा पीएम हो गया, और ये हमारा एम हो गया। तो जब इसे फॉर्मूला बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, आई सी पीएम एम। आई मतलब 2/2, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे।
सी हो गया 1/1, प्रीमोलर बेटा 0/0, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मोलर 2/2। तो याद रखिएगा जो आपका टेम्परेरी टीथ फॉर्मूला होता है वो होता I2/2, C 1/1, M 2/2। ये क्या होता है बेटा हमारा टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला। I 2/2, C 1/1, M 2/2। फिर बेटा हम देखते हैं पीडीएफ। किसको देखते हैं? पीडीएफ यानी परमानेंट डेंटल फॉर्मूला। यानी कि जब हम एडल्ट हुए, जब बेटा हम एडल्ट हुए तो हमारे पास कितने दांत थे? 32। आई, सी, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमने यहां पे देखा हमारे पास 8 दांत, यहां 4 दांत, यहां 8 दांत, यहां 12 दांत। अब इन्हें जब बांटोगे 8 दांत को, इंसीजर को 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, तो लो भाई 2 2 2 2। फिर 4 दांत यानी एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। फिर हमारा बेटा प्रीमोलर यानी कि ये 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, तो लो भाई। फिर 12 यानी कि 3 सबसे पीछे यहां, 3 सबसे पीछे यहां, 3 सबसे पीछे नीचे और 3 सबसे पीछे यहां। अब इसे जब डेंटल फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये बेटा क्या है? आई है, ये सी है, ये पीएम है और ये एम है। तो यहां पे हम इसको कैसे निकालेंगे? आई, सी, पीएम और एम। ये हो गया 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। ये बेटा हमारा कैसा हो गया? ये हमारा पीडीएफ हो गया। क्या हो गया? पीडीएफ, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमने क्या देखा था अभी बेटा? टीडीएफ। वो क्या था हमारा? आई, सी, ये तो होता ही नहीं है, एम। 2/2, 1/1, एम मतलब 2/2। कुछ नहीं, 2 + 2 4 गुणे 2 8 हो गया। 1/1, 1 + 1 2 गुणे 2 4 दांत हो गए। प्रीमोलर 2 + 2 4 गुणे 2 8, 3 + 3 6 गुणे 2 12। आई 2 + 2 4 गुणे 2 8। इंसीजर 1 + 1, अबे इंसीजर खाली यही भी थोड़ी नहीं है हमारी, इधर भी तो है, तो 1 + 1 2। अभी तो दोनों साइड है, 2 सेट है तो 4 हो गया। मोलर 2 + 2 यानी 2 इधर 2 इधर, तो 2 बाई इधर 2 इधर 2 इधर नहीं है, यानी 2 + 2 4 हुए, तो इधर भी तो है, तो ऐसे तो 2 सेट है ना, तो ये हमारे कितने हो गए? 8। तो याद रखिएगा ये हमारा पीडीएफ फॉर्मूला हो गया। यानी जब बड़े होते हैं हम तो हमारे लिए दांतों का फॉर्मूला ये है। पीडीएफ मतलब जब हम छोटे थे, टेम्परेरी दांत थे, मिल्क टीथ थे, ये क्या हमारा एक तरह से मिल्क टीथ का फॉर्मूला है। और ये हमारा बेटा एडल्ट टीथ का फॉर्मूला है। ठीक है। और हम दांतों को, अरे हाथी में, और हम दांत को देखते हैं, दांत से और क्या बनता है बेटा? क्वेश्चन, दांत बेटा कैल्शियम फास्फोरस का होता है। किसका? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है दांत। फास्फोरस मतलब उसको हाइड करने के लिए फास्फोरस साथ में। अब बेटा दांत में आप समझना, रूट, नेक, सॉरी रूट ऊपर नहीं मेरा बच्चा, क्राउन, क्या? क्राउन, क्राउन, नेक, तीसरा होता है मेरा बेटा रूट। अगर इस तरह दांत है, ये आपके मसूड़े हो गए तो दांत का वो हिस्सा जो पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है उसे बेटा क्राउन बोलते हैं। दांत का वो हिस्सा जो पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, जो कंप्लीटली विजिबल है, उसे क्राउन बोलते हैं। दांत का वो हिस्सा जो आधा दिखाई देता है और आधा घुसा होता है, उसमें मांस, आप देखोगे मांस की चादर लगी होती है, वो हमारा नेक होता है। रूट दांत का वो हिस्सा होता है जो पूरी तरह से अंदर मसूड़ों में घुसा हुआ है। चलो भाई और समझते हैं और क्या होता है।
ये जो हिस्सा बेटा आपका क्राउन है, क्राउन का वो हिस्सा जो आपको दिखाई देता है, जिसे आप सुबह रगड़ते हो, साफ करते हो, बेटा यही हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा इनेमल। इसे हम बेटा क्या बोलते हैं, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी इनेमल हो गया। क्यों इसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी बोलते हैं, क्योंकि बेटा इस पे 0% क्या होता है, वाटर। अगर इस इनेमल की चादर को हटाओगे तो इसके पीछे दांत की कौन सी लेयर है, इसके पीछे बेटा होती है सेकंड लेयर जो होती है हमारी, वो डेंटाइन होती है। कैसी होती है, कौन सी लेयर होती है, इनेमल के नीचे कौन सी लेयर है, डेंटाइन की लेयर है। क्राउन में हमने देखा, क्राउन मतलब दांत का वो हिस्सा जो पूर्ण रूप से हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। अब क्राउन में भी दो तरह के हिस्से हैं। अब दांत पूरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, जो दांत आपको बाहर दिखाई दे रहा है, एक तो सरफेस दिखाई दे रही है, उसके पीछे और भाग होगा। क्राउन में जो भाग हमको ऊपर दिखाई दे रहा है वो तो हमारा इनेमल हो गया। अगर इस इनेमल की चादर को छील दोगे उसके पीछे डेंटाइन मिलेगा। अब बेटा हमारा रूट आ गया। रूट मतलब ये, अगर दांत को आप बाहर निकालोगे तो ये दांत दिखने लगेगा। अब रूट के अंदर दांत का जो हिस्सा दिखाई देता है बेटा, उसे हम बोलते हैं क्या, सीमेंटम। क्या बोलते हैं, सेमेंटम। क्राउन मतलब दांत का विजिबल वाला हिस्सा क्राउन होता है, और दांत का वो हिस्सा जो टोटली इनविजिबल होता है, हमको दिखाई नहीं देता है, रूट होता है। और दांत का पार्शियली विजिबल पार्ट हमारा नेक होता है। और क्राउन में जो ऊपर वाला दांत का हिस्सा में पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि दांत है ऊपर चादर लगी हुई है, इसे हम इनेमल बोलते हैं। और जब हम रूट के जो दांत है उसको अगर उखाड़ के देखेंगे, जो हिस्सा में दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीमेंटम बोलते हैं। और इसके अंदर बेटा इस तरह आप देखोगे तो ये क्या होती है, ऐसी जगह होती है। इस जगह को बेटा हम क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। यहां पे नसें वगैरह होती हैं। ये पूरा हमारा बेटा क्या है, दांत है। अब दांत के बाद बेटा अगला जो ऑर्गन है वो हम उठाएंगे अपने टंग को। किसको उठाएंगे, टंग को। टंग से एक बात और समझ लेना, ईश्वर ने महिलाओं से अगर आप कंपेयर करोगे, चाहे आपका लीवर हो, चाहे एसोफेगस हो, चाहे कोई भी ऑर्गन हो, वो सारे के सारे आपका फीमेल से जो होती है, क्या है, मेल का वो हर अंग बड़ा, चाहे लीवर हो, चाहे स्टमक हो, चाहे जो भी अंग देख लो, मेल का हर अंग महिलाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन टंग एक ऐसा पोर्शन है, वहां पे आप ये देखोगे कि फीमेल की टंग ऐसा है, ऑर्गन है उनके पास जो मेल से बड़ा है। लीवर हमारा बड़ा है, उनका छोटा है। हार्ट हमारा बड़ा है, उनका छोटा है। पेनक्रियाज हमारी बड़ी है, उनकी छोटी है। लेकिन टंग जो है हमारी छोटी, लेकिन उनकी बड़ी है। और बाकी सारा हिस्सा, चाहे लीवर हो, हमारा बड़ा है, उनका छोटा है भैया। स्टमक भी हमारा बड़ा है, उनका छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा बड़ा है, उनका छोटा है। लेकिन टंग के मामले में भैया महिलाएं आपसे आगे, और बाकी आप समझ भी सकते हो टंग का मामला। शायद से यही कारण है ना, महिलाओं के पेट में कोई बात ज्यादा पचती नहीं है। उसके बाद टंग में देखोगे तो सबसे पहले बेटा टंग को आपको समझ में आना चाहिए, टंग का स्ट्रक्चर। क्या समझ में आना चाहिए, टंग का स्ट्रक्चर। आगे वाला हिस्सा बेटा क्या होता है, ये हमारा स्वीट होता है। ये क्या फील करता है, स्वीट। फिर आपका, अरे इसको क्या बोलते, सॉल्टी, इंग्लिश में सॉल्टी। फिर सावर, फिर बिटर। स्वीट मतलब मीठा। बच्चा जब सबसे छोटा होता है, आपने देखा होगा, जब आपका छोटा कोई बच्चा, बेबी आपने देखा होगा, सबसे पहले क्या खाना शुरू करता है, मीठा। तो जीभ में सबसे आगे मीठा है। जब और बड़ा होता है तो आप उसे क्या खिलाते हो, क्रैक्स वगैरह खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो, यानी कि नमकीन खाना शुरू कर देता है। जब और बड़ा हो जाता है तो उसे क्या अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अचार वगैरह, यानी खट्टा। जब और बड़ा हो जाता है तो बेटा वो सैलेड खाने लगता है और मिर्ची वगैरह खाने लगता है, सॉस में उसको चिली सॉस चाहिए।
तो बिल्कुल वैसा ही है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है और टेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, वैसे भी जो टंग है वो भी क्या करती है, मीठा, फिर दूसरे नंबर पे नमकीन, फिर खट्टा, फिर सबसे पहले कड़वा। अब ऐसा नहीं है कि यहां से मीठा अगर आपको फील होगा तो यहां पे अगर कड़वा रखोगे तो आपको एहसास नहीं होगा। भैया यहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें पैपिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिलाई। ठीक है, यही आपका क्या है, टंग। अब टंग से बेटा और समझो, जो टंग है इसको होल्ड करके किसने रखा हुआ है। टंग से दो वर्ड बड़े, एक तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, दूसरा बेटा दो टर्म्स याद रखिएगा, एक होता है हायोइड और दूसरा होता है बेटा फ्रेनुलम। हायोइड क्या होता है बेटा, हायोइड यहां पे एक हड्डी लगी हुई है, हायोइड एक ऐसी हड्डी लगी हुई है जिसमें जीभ फंसी हुई है। हायोइड क्या है, एक हड्डी है जिसमें जीभ फंसी हुई है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है जो हमारी टंग है वो किस बोन के द्वारा होल्ड की गई है, तो बेटा याद रखना हायोइड। फ्रेनुलम क्या होता है, अब इसमें बेटा आप देखोगे अगर ये आपकी टंग है, ये क्या है, ऐसे टंग है, तो यहां पे आप इस तरह देखोगे हायोइड नाम की एक हड्डी है जिससे क्या है, इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो यहां पे बेटा ये हो गई हायोइड हड्डी हो गई, ये हायोइड हड्डी यानी हायोइड बोन हो गई। ये क्या हो गया बेटा, टंग हो गया। अब हायोइड बोन और टंग के बीच में जो स्पेस होता है, अगर इसको पूरा जोड़ देंगे हम तो जीभ तो आगे पीछे हो ही नहीं पाएगी, तो एकदम हमने इसको जो साइड से किया हुआ है ताकि इस जगह से ये स्ट्रेच हो जाए। तो याद रखिएगा टंग और हायोइड बोन के बीच में जो स्पेस होती है उसे ही बेटा हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। द स्पेस बिटवीन हायोइड बोन एंड टंग इज कॉल्ड फ्रेनुलम। आपने देखा होगा डॉगीज वगैरह, कुत्ते जब देखे होंगे, कुत्तों की जीभ हमेशा लटकती रहती है। क्यों, क्योंकि हायोइड बोन और टंग के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है, जिसके कारण से उनकी जीभ मोस्टली आप देखोगे लटक जाएगी। यहां से हमारा टंग बेटा क्या होता है, खत्म। यहां से हमारा टंग खत्म हो गया और बकल कैविटी हमने पढ़ ली। अब दूसरा बेटा हम देखते हैं ओएसोफेगस। दूसरा बेटा क्या देखेंगे, ओएसोफेगस, जिसे बेटा आप बोलते हो फूड पाइप। ओएसोफेगस को आप क्या बोलते हो, फूड पाइप। मान लो यहां पे आपने अभी देखा ये माउथ है, ये आपका माउथ हो गया। यहां पे अपनी आपने क्या देखा, टंग और टीथ देख लिया। अब इस माउथ से खाना स्टमक तक जा रहा है, तो माउथ से ये जो रास्ता बन रहा है, माउथ को स्टमक से कौन कनेक्ट कर रहा है, ये बेटा कर रहा है ओएसोफेगस। कौन कर रहा है, ओएसोफेगस। तो यहां पे जब हम बात ओएसोफेगस की करने वाले हैं तो याद रखिएगा ओएसोफेगस से सिंपल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल से याद रखिएगा सबसे पहले मस्कुलर, और ये जो है हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। टंग में लिख लीजिएगा आप, जो हमने टंग देखा था, टंग के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि टंग हमारी मस्कुलर ऑर्गन है। कैसी ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है हड्डियां नहीं होती है, मांस की बनी हुई है। आप आगे करो पीछे करो, है ना। दूसरा क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन है, सेंस करता है खट्टा है मीठा है, गर्म है ठंडा है। तो यानी टंग कैसा है, मस्कुलर और सेंसरी ऑर्गन है। वैसे ही हमारा एसोफेगस, इसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ये भी मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। ये पूर्ण रूप से हड्डियों का, सॉरी ये मांस का बना हुआ, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। दूसरी चीज देखो, याद रखना बकल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो पूरी आपकी
अभी हम देखेंगे ये टोटल 9 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है? 9 मीटर की। आपके मुंह से लेकर खाना जहां तक बाहर निकलता है, जिस रास्ते बाहर निकलता है, मुंह से लेकर के जिस रास्ते से खाना बाहर निकलता है, उसकी पूरी लेंथ आप देखोगे तो बेटा एक पाइप के गुफा के रूप में हम देखेंगे तो 9 मीटर की है। कितने की है? 9 मीटर। यानी कि अगर आज आपने देखा होगा हाथ से नापते हुए लोगों को, मीटर को कैसे नापते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इतने हिस्से को आप बेटा 9 टाइम्स, यानी आप समझ रहे हो आपका डाइजेशन का जो आपका रास्ता है वो जितना मैं यहां से दिखा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक इसका 9 टाइम्स कर लीजिए, 9 मीटर। ऑसोफेगस में देखा ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये टोटल तो 9 मीटर की है पूरी चैन। यहां पे ऑसोफेगस जो इतना है बेटा कितने का होता है? 25 सेंटीमीटर का। कितने का होता है? 25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज होती है जहां से ये ऑसोफेगस स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं बेटा गुलेट। द ओपनिंग ऑफ esophagus is called gullet। दूसरी चीज, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन इन esophagus। फिर बेटा अगली चीज, ये क्या है? एक रास्ता है किसके बीच का? माउथ टू स्टमक। Esophagus is a passage between mouth and stomach। Esophagus एक पैसेज, एक रास्ता है, या Esophagus एक कनेक्शन है जो कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से। ये जो फूड पाइप जिसको बोलते हुए क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्शन के लिए है जो आपके माउथ को कनेक्ट करता है स्टमक से, क्योंकि माउथ का खाना स्टमक तक यही पाइप तो पहुंचाता है। तो ये मस्कुलर ऑर्गन है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसकी ओपनिंग को गुलेट बोलते हैं। जहां से एसोफेगस स्टार्ट होता है उसको बेटा क्या बोलते हैं? गुलेट बोलते हैं। द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इज कॉल्ड गुलेट। नो डाइजेशन टेक प्लेस। ओके, रास्ता माउथ टू स्टमक का, रास्ता माउथ टू स्टमक का, है ना। और एसोफेगस हमारा बेटा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले हैं मेरा बच्चा स्टमक को। किसको देखने वाले हैं अब? एसोफेगस हमारा कंप्लीट अब स्टमक को देख रहे हैं। स्टमक को बेटा हम जब भी देखेंगे तो याद रखिएगा सिंपल सा एक चीज कि स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 5 पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहला कार्डिया, फिर फंडस, फिर बॉडी, फिर एंट्रम, फिर पाइलोरस या फिर पाइलोरिक। पेट का यह हिस्सा एसोफेगस। अभी हमने देखा एसोफेगस की एंट्री को क्या बोलते हैं? गुलेट। एसोफेगस की एंट्री को क्या बोलते हैं? गुलेट बोलते हैं। एसोफेगस में बेटा एक चीज और लिख लेना, पेरिस्टॉल्सिस लिख लेना यार। एसोफेगस में एक चीज लिख लेना, पेरिस्टॉल्सिस। क्योंकि ये जो खाना है एसोफेगस के अंदर एक प्रोसेस होता है पेरिस्टॉल्सिस, यानी खाना गप से नहीं गिरता है, ये एकदम ऐसे 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 होते हुए जाता है। ये क्लोज पाइप होता है। जब खाना जाता है तो सीधे ऐसा नहीं कि गप से चला गया, ये बिल्कुल चिपकी हुई पाइप होती है। तो जब खाना जाता है तो ऐसे 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 होते हुए जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता, है ना। जैसे मगरमच्छ, वो आपने देखा होगा अजगर वगैरह जब कुछ खाते हैं तो डायरेक्ट पेट में नहीं गप से जाता, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाता है, वैसे ही खाना धीरे धीरे जाता है। ठीक है, तो एसोफेगस में पूछ लेता है कि पेरिस्टॉल्सिस जो प्रोसेस का संबंध है, रिलेशन है बॉडी के किस पार्ट से, तो याद रखना एसोफेगस से। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, खाना जिस प्रोसेस से जा रहा है
है ना, जिस प्रोसेस से ऐसे 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 जिग जिग मूवमेंट में धीरे 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 जा रहा है, ऐसे ऐसे, ये हमारा पेरिस्टाल्सिस है। तो पेरिस्टाल्सिस जो प्रोसेस है किसमें होता है? इसोफेगस में होता है, फूड पाइप में होता है। स्टमक में बेटा 5 पार्ट है। सबसे पहला कार्डिया। कार्डिया क्या है? द ओपनिंग ऑफ, यानी एंट्री पॉइंट ऑफ स्टमक। द एंट्री पॉइंट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कार्डिया। पाइलोरस क्या होता है बेटा? एग्जिट पॉइंट ऑफ स्टमक। ऐसा तो नहीं स्टमक में खाना के रुक जाएगी, तो आगे भी तो बढ़ेगा। तो स्टमक का जो एंट्री पॉइंट होता है ये बेटा क्या कहलाता है? कार्डिया। और स्टमक से जब खाना डाइजेस्ट होकर के आगे बढ़ता है उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस या पाइलोरिक। क्योंकि पाइलोरस पाइलोरिक से होते हुए खाना कहां पहुंच जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने कार्डिया को समझा ये एंट्री पॉइंट होता है, पाइलोरस को समझा ये एग्जिट पॉइंट होता है। अब फंडस क्या होता है? अब इसको बेटा आगे जब डिवाइड करेंगे, इस पे ऐसे 3 चैम्बर बने हैं। ये वाला चैम्बर बेटा क्या होता है? इसको फंडस बोलते हैं। इसको बेटा हम बॉडी बोलते हैं। इसको बेटा हम एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, और इसको तो आप देख ही चुके हो, पाइलोरी क्या? पाइलोरस। ये हमारा कार्डिया हो गया। फंडस, बॉडी, एंट्रम को समझना है। जो खाने के अंदर मेन डाइजेशन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? अभी हमने बार बार बोले कि प्रोटीन हमारा 70 से 75% तोड़ा जा रहा है। गैस्ट्रिक जूस तोड़ रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आ रहा है। HCl होता है, ग्लूकोसा होता है, पेप्सिन होता है, प्रोरेनिन होता है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे? पेट के इस बॉडी वाले हिस्से में है, और यहीं पे खाने को डाइजेशन किया जा रहा है। अब जब ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है, इस पे केमिकल्स मिलते हैं, तो यहां पे कुछ गैसेस बनती है। तो यहां पे याद रखना, बॉडी की पार्ट में क्या होता है? ये जो बॉडी वाला हिस्सा है बेटा, यहां पे डाइजेशन होता है। और इस डाइजेशन के दौरान जो भी हमारी गैसेस बनती हैं, वो गैसेस कहां स्टोर होती हैं? फंडस में। फिर डाइजेशन होने के बाद जब खाना आगे पास होता है, एंट्रम में क्या होता है? डाइजेस्टेड जो फूड है वो इस एंट्रम वाले हिस्से में स्टोर हो जाएगा। डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड। अब वो आगे इंतजार करेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन खाली है कि नहीं। और खाना यहां से लमसम 4 घंटे के लमसम रहता है। स्टमक में खाना जो है होल प्रोसेस होने में 4 घंटे लमसम लेता है। स्टमक के कितने कितने पार्ट हैं? कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस। कार्डिया मतलब द एंट्री टू स्टमक। पाइलोरस मतलब द एग्जिट फ्रॉम स्टमक। बॉडी मतलब जहां मेन डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन को जहां तोड़ा जा रहा है, दैट इज बॉडी। जहां गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जहां म्यूकोसा, HCl, पेप्सिन एंड प्रोरेनिन निकलता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, HCl डाइजेशन नहीं करता है, ये हेल्प करता है। कैसे? इनडायरेक्टली हेल्प करता है। इनडायरेक्टली मतलब पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन ही है जो प्रोटीन को तोड़ने वाले, लेकिन अभी इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। ये सब प्रोसेस कहां हो रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस निकाला सब कहां है? बॉडी के अंदर है। स्टमक के जो बॉडी वाला हमारा पार्ट है, जो तीसरे नंबर पे आता है, उसमें अब जब ये प्रोसेस होता है तो गैसेस जब ऊपर जाएंगी तो ऊपर एक कमरा बना हुआ है हमारे पेट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फंडस, और यहां गैसेस स्टोर होती हैं। जब बॉडी में यहां पे डाइजेशन पूरा हो जाता है, इस खाने को आगे पास कर दिया जाता है एंट्रम में, वहां पे स्टोर हो जाता है। अभी आगे इंतजार करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कब खाली हो तो कब में पास हो, और यहां पे दरवाजा लगा हुआ है। और ये हमारा बेटा क्या था? पूरा स्टमक था। तो स्टमक के कितने हिस्से होते हैं? दूसरा, स्टमक के अंदर किस हिस्से का क्या काम है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। कार्डिया मतलब एंट्री, फंडस मतलब जहां गैसेस स्टोर हो रही हैं, क्योंकि नीचे तो बॉडी है, वहां तो मेन डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन का। एंट्रम मतलब बॉडी में, स्टमक के बॉडी वाले हिस्से में जो डाइजेशन हुआ, अब वो आगे बढ़ करके इस पे आपके एंट्रम में स्टोर हो जाएगा। पाइलोरस या पाइलोरिक, ये यहां से निकल, जहां से पेट से
खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहां पे एक रास्ता, एक दरवाजा लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस या पाइलोरिक। और यहां से बेटा हमारा क्या खत्म हो गया? स्टमक खत्म हो गया, है ना। अब स्टमक के बाद बेटा हम देखने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। किसको किसको देखने वाले हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब हम देखने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने देखा इस तरह आपको एसोफेगस था। एक चीज और याद कर लेना, क्या? जो स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक कैसा होता है मेरा बच्चा? जे आकार का होता है। अब यहां से जब पाइलोरिक वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? पाइलोरिक वाला। अब ऐसे अब स्मॉल इंटेस्टाइन लग गई। अच्छा, कभी कभी कैसे पूछ लेता है, जैसे ये वाला हिस्सा बेटा हमारा क्या था? पाइलोरिक। ये क्या था बेटा हमारा? कार्डिया। एसोफेगस जो है वो स्टमक के किस पार्ट के सबसे समीप है, सबसे नियर है? तो बेटा कार्डिया के सबसे समीप है, क्योंकि कार्डिया तो पेट का सबसे ऊपरी हिस्सा है, उसी से आपका कौन कनेक्ट है? एसोफेगस। पूछ लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पेट के किस हिस्से के सबसे करीब है? तो भैया यही पाइलोरिक वाले हिस्से के तो सबसे करीब है, इसी से तो कनेक्टेड है ही है। चलो भाई, अब यहां पे आप देखोगे ऐसे ऐसे जो आउटर कवरेज होती है बेटा, ये हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। किसकी कवरेज होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे ऐसे और ऐसे, ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। रूम रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? ड्यूडेनम। दूसरा क्या होता है? जेजुनम। चौथा क्या होता है? इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ये जो स्ट्रक्चर आप सी जैसा देख रहे हो, ये बेटा आपका क्या है? यही तो आपका ड्यूडेनम है। फिर आप अंदर में ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है? यही तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का यही हिस्सा तो आपका क्या कहलाता है? यही तो आपका जेजुनम है। और नीचे वाला जो सबसे हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, ये बेटा क्या है? इलियम है। हमने देखा था कि बेटा ये आपका क्या था? माउथ था। ये क्या था आपका? माउथ। माउथ में कौन टूटा? कार्बोहाइड्रेट टूटा। कितना टूटा? 90% टूटा। रिमेनिंग कितना है? 10% अभी टूटने को बाकी है। पेट के अंदर आपने किसको टूटते हुए देखा बेटा? प्रोटीन को टूटते हुए भैया हमने देखा। कितना टूटा? 70 से 75% टूटा। कितना अभी रिमेनिंग है टूटने के लिए? 30 से 25% अभी भी प्रोटीन रिमेनिंग है टूटने के लिए। अब यहां पे आप देखोगे, यहां पे कनेक्शन किसका होता है? लीवर का। और इसमें ऐसे किसका कनेक्शन होता है? गॉल ब्लैडर का। छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता भैया।
अब इधर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इधर से साइड में एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको क्लियर दिखाने के लिए। ऐसे हमारा क्या लगा होता है बेटा, पेनक्रियास। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के इस हिस्से में खाना आ चुका है। अब यहां लीवर है भी एक ग्रंथि है, और यहां से बेटा क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है ना। पेनक्रियास से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। बाइल जूस निकलेगा, और यहां पे आपका जो फैट है, किसको, फैट को कितने % तोड़ देगा, 90% तोड़ देगा, और रिमेनिंग कितना रहेगा, 10% रिमेनिंग रहेगा डुओडेनम के अंदर। अब बाइल जूस का काम खत्म। अब यहां से क्या आएगा बेटा, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आएगा। अब ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, माउथ में जो 10% कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटा है, पेट में जो प्रोटीन 30 से 25% नहीं टूटा है, और अभी इसी डुओडेनम के अंदर लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है और फैट को 10% नहीं तोड़ पाया है ना। हाँ तो क्या है, 30 से 25, 70 देखोगे तो 30 बचेगा, 25 से देखोगे तो 25% बचेगा। हाँ 25 से 30%, ये बोल सकते हो कि आगे ये होगा, हाँ है ना। अब यहां पे हम देखेंगे ये जो बचा हुआ था, ये बॉडी वहां नहीं जाने देगी, ये भी कहां टूटेगा, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले हिस्से में टूटेगा। छोटी सी जान, और काम इतना कर रही है। पेट का जो सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा होता है, ये बेटा यही होता है डुओडेनम, जो पेट बोल रहे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे छोटा पार्ट है वो डुओडेनम ही है। और देखिए काम कितना कर रही है। तो हमने देखा माउथ के अंदर भी उतना डाइजेशन नहीं हो रहा है, स्टमक के अंदर उतना भी नहीं हो रहा है जितना स्मॉल इंटेस्टाइन के हो रहा है। तभी बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाने का पाचन सबसे ज्यादा किस अंग में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि आपने देख लिया है एक तो फैट को तोड़ रहा है, प्लस जो पीछे नहीं तोड़ पाए उनका काम भी डुओडेनम के अंदर तमाम हो रहा है। अब आता है बेटा जेजुनम। जेजुनम का कोई काम नहीं है। जेजुनम एक रास्ता है जो डुओडेनम को किससे कनेक्ट करता है, इलियम से। और डुओडेनम का बेटा ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, जो डुओडेनम है इसका स्ट्रक्चर बेटा कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सी के जैसा। स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, जे के जैसा। डुओडेनम का स्ट्रक्चर बेटा कैसे होता है, सी के जैसा। डुओडेनम के बाद जेजुनम, तो बेटा याद रखिएगा जेजुनम क्या है, जेजुनम एक रास्ता है, यह भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, यह भी क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, और ये एक पैसेज है। ये क्या है, एक पैसेज है, दादन करो। ये क्या है, एक पैसेज है, किसके बीच में, डुओडेनम टू इलियम। ठीक है, जेजुनम में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। डाइजेशन का प्रोसेस जो हो रहा है पेट के किस हिस्से में हो रहा है, डुओडेनम वाले हिस्से में हो रहा है। अब जेजुनम के बाद आप कहां जाएगा, इलियम को समझते हैं। इलियम जो है बेटा स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, डुओडेनम है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है बेटा, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, इलियम है। अब इस इलियम को समझोगे तो बेटा इस इलियम का क्या काम होता है, तो याद रखना इलियम के अंदर विलाय होते हैं या विली होते हैं। विलाय विली मतलब होता है ये जो इलियम के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटा, इसके अंदर आप देखोगे आप इस तरह के स्ट्रक्चर पाओगे। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और इसके अंदर ही बेटा काम होता है एब्जॉर्प्शन का। इसके अंदर बेटा क्या स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर बेटा क्या स्टार्ट हो जाता है,
एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर जो है अभी तक आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इलियम है, इलियम के अंदर विलाय होता है, विलाय मतलब फिंगर स्ट्रक्चर होता ही है ऐसी ऐसी, और इसी के अंदर बेटा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। पूछ ले जाता है विलाय जो है कहां पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पे? इलियम में। इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट वाला हिस्सा। तो विलाई कहां है बेटा? इलियम में। विलाई कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई का काम क्या बेटा? एब्जॉर्प्शन का है, क्योंकि जो बॉडी के ये जो हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को तोड़ा है, विटामिन मिनरल वाटर जो भी है, अब इनका एब्जॉर्प्शन कहां शुरू हो जाएगा? इसी विलाई में। हमने 5 स्टेज देखी थी। हमने क्या देखा था? 5 स्टेज देखी थी। पहला खाने का खाना इंटेक करना, इंजेशन, डाइजेशन, यानी खाने का जो अभी टूटा ये सब डाइजेशन था। अब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया विलाय से, छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में विलाय से। अब उन पोषक आहारों को जिनको बॉडी ने इतनी मेहनत से तोड़ा है, अब इन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इन्हें एसिमुलेट किया जाएगा, यानी आपके ब्लड में मिक्स कर दिया जाएगा ताकि बॉडी के सेल्स में पहुंच जाए और सेल्स कार्बोहाइड्रेट जितना भी न्यूट्रिशन इनका यूज करके हमें एनर्जी दे सके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन की बेटा लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की बेटा डायमीटर कितनी होती है? 1 इंच। और 1 इंच का मतलब होता है बेटा 2.54 सेंटीमीटर। अप्रॉक्स डायमीटर जो है वो 1 इंच होती है और लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर। अब हम बेटा आगे जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। किसको देखने वाले बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन को। अब आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला हिस्सा है वो किससे कनेक्टेड है? लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट है? इलियम कनेक्ट है लार्ज इंटेस्टाइन से। अब यहां पे हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि क्या बेटा? बड़ी आंत, यानी कि क्या? बड़ी आंत। तो यहां पे आप देखोगे जो बड़ी आंत की कुल लेंथ है वो कितनी है? 1.5 मीटर। कितनी मेरा बच्चा? 1.5 मीटर। इनका डायमीटर कितना होता है? लमसम 3 इंच। यानी कि अगर लेंथ में कंपेयर करोगे तो ये कितनी है? 1.5 मीटर। छोटी आंत बेटा कितनी थी? 6 मीटर। डायमीटर में ये 3 इंच की, छोटी आंत कितनी की थी? 1 इंच की, है ना? ये किसकी थी? छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को जो लार्ज बोला जा रहा है वो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बेटा इसकी डायमीटर ज्यादा है। क्या? इसकी डायमीटर ज्यादा है। आपकी जो क्या लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी क्या ज्यादा है? डायमीटर ज्यादा है। डायमीटर मतलब अगर ये आपकी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये बेटा कितने की हो गई? ये हो गई 6 मीटर की। फिर आपने देखा ये आपकी क्या है? छोटी आंत। फिर आपकी ये क्या हो गई बेटा? 1.5 मीटर की बड़ी आंत। अब आप देखोगे जिसे छोटी आंत बोलना है वो लंबी है, जिसे बड़ी आंत बोलना है वो छोटी है। तो याद रखिएगा बड़ी आंत को अगर हम बड़ा बोल रहे हैं उसके पीछे जो रीजन उसके लंबे या छोटे लंबाई नहीं है, उसकी चौड़ाई है। आप यहां पे ज्यादा खाना भर सकते हो। अगर 1 मीटर हम उठाएंगे, अगर इतना 1 मीटर है तो इसमें खाना ज्यादा स्टोर हो जाएगा। इसका अगर 1 मीटर इतना है तो खाना कम स्टोर होगा क्योंकि यहां पे एरिया कम है। तो याद रखिएगा छोटी आंत और बड़ी आंत में जो हम छोटा और बड़ा शब्द का यूज करते हैं वो क्यों करते हैं? इनके डायमीटर के कारण करते हैं।
जो लेंथ है भले ही बड़ी आंत की छोटी है, लेकिन बड़ी आंत को बड़ी इसलिए बोल रहे क्योंकि डायमीटर उसकी बहुत बड़ी है। अब यहां पे हम देखते हैं इस बड़ी आंत के कितने हिस्से होते हैं। कहीं कहीं 4 लिखा हुआ है साइंस में, कहीं कहीं, क्योंकि हम कई जगह एनएस या एनएल को रेक्टम का ही पार्ट मान लेते हैं और कई जगह हम अलग पार्ट मानते हैं। तो यहां पे हम 4 मान के चलेंगे। तो सबसे पहले बड़ी आंत का ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, कौन सा, ये वाला, इसको बेटा हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है बेटा ये हो गया सीकम। फिर बेटा दूसरे वाले पार्ट को, इतना जो हिस्सा है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉलन। फिर इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टम। क्या बोलते हैं बेटा उसको, रेक्टम। चौथा जो हिस्सा होता है बेटा इसको एनस या हम एनल, गुहा जिसको बोलते हैं। तो यहां पे ये सबसे, सॉरी कहां गया ये कॉलन, कहां गया, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। सबसे लॉन्गेस्ट कौन होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, कॉलन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन था लॉन्गेस्ट, ये। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन है बेटा, कॉलन है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, ठीक है। और इसका सबसे छोटा वाला पार्ट कौन सा है बेटा, ये। ऑफिस खुला हुआ है, ऑफिस देख रहा बेटा, बंद कर दो, ऑफिस खुला हुआ है। लॉन्गेस्ट है ना, कॉलन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। और ये बेटा कैसा है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब इनका मतलब समझते हैं, कैसे क्वेश्चन अब बनते हैं। तो यहां पे हमने देखा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला हिस्सा है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले हिस्से कनेक्टेड है। अब यहां पे बेटा ये क्या है, ये अपेंडिक्स है। ये क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहां होती है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में होती है। बड़ी आंत के किस हिस्से में होती है बेटा, सीकम वाले हिस्से में होती है। अपेंडिक्स का काम कोई काम नहीं। पहले काम होता था जब हम आदि मानव थे, आज से हजारों साल पहले जब आदि मानव थे, हम घास फूस खाया करते थे, पत्तियां वगैरह खाया करते थे, तब इसका काम होता था, तब ये एक ग्रंथि का काम करता था, उन घास फूस को डाइजेस्ट करने के लिए ये जूस सिक्रेट किया करता था। लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। ये क्या हो गया है हमारे बॉडी में, वेस्टिजियल ऑर्गन। पूछ लेगा इसको क्या कहा जाता है बेटा, अपेंडिक्स को याद रखिएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब कि ऑफ नो यूज। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऑफ नो यूज। फिर आता है कॉलन। कॉलन में क्या होता है, कॉलन में बेटा कोलोफॉर्म नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोलोफॉर्म नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कोलोफॉर्म टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं बेटा। अब हमने देखा खाना जो पूरा आ रहा है वो डाइजेस्ट हो चुका है। खाना पूरा क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। अब इस डाइजेस्ट खाने को अगर आपको शुद्ध भाषा में बोले तो इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू पॉटी, यानी ऑफ नो यूज, अनडाइजेस्टेड। अब जो आपकी पोटी होती है, पोटी जो आप देख रहे हो आप, उसको पता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में बैठा कोलोफॉर्म बैक्टीरिया खाता है। कोलोफॉर्म बैक्टीरिया खाता है और बदले में आपको वो एक पॉटी देता है जिसमें विटामिन के और विटामिन B12 होते हैं। तो याद रखिएगा, आपकी पॉटी को खा करके विटामिन B12 और विटामिन के नामक जो हमारा विटामिन दे रहा है, वो बैक्टीरिया कहां पाया जा रहा है, कॉलन में। उसके बाद खाना अब फाइनली डाइजेस्ट हो चुका है, अब फाइनली कहां पे आ जाए, रेक्टम में। सुबह जब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है तो हमेशा इस जगह आपका दर्द होता है, यानी कि अब इसे बाहर जाना है।
जो फाइनली खाना आप बाहर निकालते हो, जो बॉडी बाहर निकालते हो आप, कहां स्टोर होती है? वो रेक्टम में स्टोर होती है। और कहां निकल जाती है? जिस रास्ते से बाहर जा रही है उसे एनस या एनल बोलते हैं। दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन। द हेंस होल डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाइनली फिनिश। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लो, है ना, एक चीज और देख लो। जो आपका सलाइवरी जूस है, कहां निकलता है बेटा? माउथ में, या तो उसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, यह फाइनल है। और इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हमने नस्ते नाबूद कर दिया है। और यहां से आपका एक भी क्वेश्चन मान के चलिए बाहर नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा, हम किसको देख रहे हैं? स्मॉल, कहां से क्या जा रहा था? माउथ। माउथ में बेटा क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवरी जूस। इस सलाइवरी जूस का पीएच कितना होता है बेटा? अप्रॉक्स 6.8 पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ये लमसम कितना निकलता है? 1 से 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट होता है। और ये किसको तोड़ता है बेटा? ये तोड़ता है आपके कार्बोहाइड्रेट को। फिर हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक के बॉडी वाले हिस्से में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसको तोड़ता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस को। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसका जो बेटा पीएच है वो अप्रॉक्स 1.5 से 3.5 होता है। कितना होता है? 1.5 से 3.5। ये पर डे कितना निकलता है? ये पर डे 1200 ml से 1500 ml, यानी कि 1.2 लीटर से 1.5 लीटर निकलता है। अब स्टमक के बाद आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हो छोटी आंत। अब छोटी आंत में 2 तरह के ग्लैंड कनेक्ट है। एक है हमारा लीवर। लीवर से बेटा जो लीवर ग्लैंड है, इससे क्या निकलता है? अच्छा हाँ, एक चीज और देखिएगा, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जिससे गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, जिसका पीएच 1.5 से 3.5 लीटर होता है, 1.5 से 3.5 होता है, और पर डे 12.5 ml से 1500 ml निकल रहा है बेटा। ये किसको तोड़ने के लिए निकल रहा है? प्रोटीन को तोड़ने के लिए। अब छोटी आंत से स्मॉल, जिसको छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, उससे लीवर ग्लैंड है। लीवर ग्लैंड से बेटा कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस। अब इस बाइल जूस बेटा आप देखोगे, इस बाइल जूस का पीएच कितना होता है? 7 से 8। ये पर डे कितना सिक्रीट होता है? ये पर डे सिक्रीट होता है 400 ml से 800 ml। लीवर ग्लैंड से जो बाइल जूस निकल रहा है, जिसका पीएच 7 से 8 है और 400 से 800 ml पर डे सिक्रीट हो रहा है, इसको बेटा याद रखना कि ये किसको तोड़ेगा? फैट को तोड़ेगा। इसने कितना तोड़ा है? बार बार मैं समझा रहा हूं, 90% तोड़ा था। इसने किसने तोड़ा था? 70 से 75% प्रोटीन को तोड़ा था। ये कितना तोड़ेगा बाइल जूस? फैट को 90%। अब इसी छोटी आंत से एक अगला पेनक्रियास कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है? पेनक्रियास। पेनक्रियास से जो जूस निकलता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जो जूस है बेटा, इनका पीएच कितना होता है? 7.5 से 8। कितना होता है? 7.5 से 8। ये पर डे कितनी निकलती है?
ये पर डे बेटा लमसम 500 ml पर डे निकलती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस फैट। क्योंकि अभी सिर्फ ये 90% तो टूटा है, अभी कितना टूटना बाकी है? 10%। प्रोटीन 70 से 75 तो टूटा, अभी कितना टूटना बाकी है? 30 से 25%। फैट अभी डोडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम के अंदर बाइल जूस ने कितना तोड़ा है? 90% तो तोड़ा है, अभी भी कितना बाकी है? 10%। अब ये बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का 10%, प्रोटीन के बचे हुए 25 से 30% और फैट का बचा हुआ 10%, डोडेनम के अंदर। यहीं पे भी आपने लीवर से बाइल जूस को आते हुए देखा है, अब इसी के अंदर आप देखोगे पेनक्रियाज से आते हुए पेनक्रियाटिक जूस को। ये भी पेनक्रियाज एक ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब एक ऐसा ऑर्गन, ऐसा ग्रंथि जो क्या देता है? कोई केमिकल सिक्रीट करता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ये जो है, ये पीछे के जो बचा हुआ न्यूट्रिशन जो अनडाइजेस्टेड है उसे क्या करता है? तोड़ के रख देता है। और 500 ml पर डे। और इसी के साथ बेटा हमारा डाइजेशन सिस्टम क्या होता है? ओवर। और ये मान के चलिए आपको जितना मैंने बेस समझाया है, ये आपके लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्या है? लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन उठाओगे आप देखोगे सारे क्वेश्चन आपके यही से हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।